जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 19 अप्रैल 2025 और आइए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सभी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ आपको जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बैचेस ज्वाइन करना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मतलब हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देते हुए तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप बताएंगे कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी जो है वो मिलेगा, राइट। और इसके अलावा गाइज, ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स आएंगे गाइज, उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन जो है वो करते चलना है। और मैं आज आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, मैं कल जो है वो आपके कमेंट्स है वो देखूंगा। थोड़ा सा टाइम का अभाव है गाइज। मुझे आज एक ब्यूरोक्रेट से जो है वो मिलने जाना है किसी पर्पस के लिए। तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। कल संडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास आपकी जो है वो आएगी मोस्ट प्रोबेबली क्या मैं आप कल एक्स्ट्रा क्लास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स जो है वो छूटे हुए हैं हमारे। तो उस दौरान मैं कल आपके कमेंट जो है वो देखूंगा, ठीक है। चलो, अब हमारा जो पहला पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप सिर्फ ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनो जो मैं बता रहा हूं, है ना। तो देखो, ये टॉपिक जो है ये फेमिनिज्म इन पोलराइज्ड टाइम का एक टॉपिक है। फेमिनिज्म इन इंडिया, क्या महिलाओं की आवाज पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में दब रही है? सवाल तो पहले ये होता है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है क्या आखिर, है ना। क्योंकि देखो, ये टर्म्स, ऐसी जो टर्म्स होते हैं ना, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही टर्म्स जो होंगे जो एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखो क्या होता है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, मतलब कि हमें देखने को मिलता है कि दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज, है ना, उसके बीच में क्या महिलाओं की आवाज जो है वो दब रही है, इसका मतलब ये है, राइट। कई बार सोशल पोलराइजेशन भी एक टर्म होता है जो आप जो है वो सुनते हैं। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर ही हम लोग को अलग अलग डिवीजन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में देखो कि समाज जो है वो कितनी बुरी तरीके से डिवाइडेड है, राइट। हम एक ऐसे समय की बात करने वाले हैं जहां जेंडर इक्वलिटी एक बहुत ही बर्निंग इशू बन चुका है, कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए, है ना। तो आज का समय जहां पर इतनी असमानता है ना, पॉलिटिक्स में भी पोलराइजेशन है, इतनी मल्टीपल पार्टीज हैं, है ना, और उसमें भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो क्या उनकी आवाज सुनी जा रही है? इस ये मुद्दा है मेनली इस आर्टिकल का। तो ये आर्टिकल मेनली जो है वो आप लोग के लिए सुनने वाला जो है वो आर्टिकल है, राइट। 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद जेंडर इक्विटी पॉलिटिकल डिबेट्स का सेंटर बन चुका है ना, कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर भी फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, इसलिए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया। अच्छा, मुझे क्या बता सकते हो, ये टॉपिक मैं आपको हालांकि वुमेन रिजर्वेशन का पढ़ा चुका हूं, कि हमारी कंट्री के अंदर वुमेन का जो रिजर्वेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो आज की डेट में, आज की डेट पूछ रहा हूं, यानी कि आज जो तारीख है 19 अप्रैल 2025, आज की डेट में क्या वुमेन का रिजर्वेशन हमारे पास किसी मतलब जैसे सेगमेंट में है क्या? क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, क्या पंचायत में है, क्या म्युनिसिपैलिटी में है, क्या लोकसभा और राज्यसभा में है? बताओ, ये चीज बताओ, देखते हैं किसको इसका आंसर जो है बताओ। और मैं बताऊं कि रिजर्वेशन है आज भी, और वो कहां पर है ये आपको बताना है ना। पार्लियामेंट में अभी नहीं है, हालांकि पार्लियामेंट का ये बिल पास हो गया है। दूसरा क्वेश्चन सेम, कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हुआ है जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन जो है वो देने की बात की गई है पार्लियामेंट में, तो वो कब से लागू होगा ये भी बताएंगे अब आप। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं जिसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, देखते हैं इसका आंसर किसको पता है। जिसको नहीं पता आंसर, सर्च करो और पता बताओ मुझे। क्योंकि जब आप खुद सर्च करेंगे जिसको नहीं पता, तो वो जब सर्च करोगे ना, खुद से थोड़ी मेहनत करोगे, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी और ये टॉपिक ऐसा है, याद रखने वाला है, इसलिए मेहनत करा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली आपको बता देता, क्योंकि मुझे तो आंसर्स पता है। बट मेरा काम वो नहीं है कि आपको जो है वो हाथ में रखकर पूरी चीजें जो है वो दे दूं, जितनी जरूरत है उतनी दे देता हूं, और जितनी जरूरत नहीं, जिस समय मुझे आपसे मेहनत करवानी पड़ती है उस समय मेहनत भी करवाता हूं, जिससे कि मुझे पता है वो चीज आप मेहनत, क्योंकि मैं आपसे बोला, मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चिपका लो दीवार पर और उसको रोज याद रखो, रोज पढ़ो, तो ये मेहनत है ना। तो ये क्यों करने को बोलता हूँ? बिकॉज आई नो वेरी वेल कि किस तरीके से जो है वो चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। अब सुनो, फेमिनिज्म की चार वेव्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं इंडिया के अंदर।
या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें, पहली वेव्स आई, मतलब जो फेमिनिज्म सोसाइटी जो बोलते हैं ना हम लोग कि अरे भाई नारीवाद नारीवाद, तो इसका जो विकास हुआ ये चार उस फेज में हुआ, है ना, समय में हुआ। पहला पहला वेव जो आती है या पहला फेज आप बोल लो वो 1848 से लेकर 1920 का टाइम था। इसमें फोकस किया गया महिलाओं को लीगल अधिकार देने हैं, मिलने चाहिए, वोटिंग राइट्स जैसे, कि भाई वोटिंग में भी महिलाओं के पास अधिकार होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी, मोस्टली वाइट वुमेन लीड करी, वाइट वुमेन को प्राथमिकता मिली। यहां पर भी देखो वुमेन, वुमेन में भी, फीमेल्स में भी डिवीजन हो गया ब्लैक और व्हाइट्स का। तो व्हाइट वुमेन को जो है वो प्रायोरिटी दे दी गई, है ना, और दूसरों को नहीं दी गई। फिर दूसरी वेव आती है, पहले तो इनने बोला कि नहीं भाई वोटिंग राइट्स दे दो। दूसरी वेव आई जो कहती है कि वर्क प्लेस पे इक्वलिटी होनी चाहिए, 1963 से लेकर 1980 की वेव थी ये। चाहो तो लिख सकते हो, मेंस में अच्छा टॉपिक है ये पूरा लिख सकते हो, पूरी चीज इतनी दिख रही है ना आपको, ये पूरी चीज। दूसरी वेव आती है भैया 1963 से लेकर 1980 के पीरियड में, कि भाई काम की जगहों पर महिलाओं को इक्वलिटी दो, रिप्रोडक्टिव राइट्स भी उनके जो है वो होने चाहिए, है ना। फिर इसमें सेम वही चीज, रेसिज्म जो है वो चल रही थी। इसमें हमें जो है वो देखने को मिला कि अ, रंग के आधार पर भेदभाव जो है वो होने लगा, है ना, वर्क प्लेस पर भी। तो ये इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिले। तीसरी वेव्स आती हैं जिसमें डाइवर्सिटी पर फोकस किया गया, सेक्सुअल फ्रीडम पर फोकस किया, कि डिजिटली वुमेन एक्टिव हो 1990 से लेकर 2010 के पीरियड में। तीसरी वेव जो आप थोड़ा समझ रहे होंगे ये वाली वेव को, है ना। तो इसमें जो है वो बेसिकली मल्टीपल आइडेंटिटीज जो है वो मैटर करने, हाईलाइट किया गया कि भाई मल्टीपल जो आइडेंटिटीज जो है उनको ओवरलैप जो है वो किया गया, उसकी ओवरलैपिंग को हाईलाइट जो है वो किया गया। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जैसे पहले जो है वो सिर्फ फोकस जो था वाइट वुमेन्स के ऊपर था, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई सभी के ऊपर इक्वली फोकस रखो। तो कहीं ना कहीं अब 1990 से थर्ड वेव में इक्वलिटी आना शुरू हुई, समानता आना शुरू हुआ। अब जो फोर्थ वेव आई ये बेसिकली मी टू मूवमेंट हुआ, ऑनलाइन फेमिनिज्म हुआ। यहां पर हर एक डिस्क्रिमिनेशन, हर एक भेदभाव को खत्म करके इक्वलिटी का स्टैंड जो है वो लेने पर फोकस किया गया। तो धीरे धीरे करके समय के अनुसार चीजें बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होती है, बस वही प्रोग्रेस और डेवलपमेंट यहाँ पर चार वेव्स बोल लो या चार फेजेस बोल लो उसमें समझाने की कोशिश की गई फेमिनिज्म की। बट आज की डेट में गाइस आपको बता दूं रियल लाइफ चैलेंजेस महिलाओं के लिए क्या है। पहली चीज तो पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। महिला जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, है ना। उसी के लिए तो हम वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लेकर आए। फिर दूसरा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आज भी वेज गैप एक इंपॉर्टेंट इशू है। सेम काम के लिए मेल्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है, फीमेल्स को कम। फिर लीगल लूप होल्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, किस तरीके के, जैसे पॉश एक्ट जैसे कानून अच्छे तो है बट ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। पॉश का फुल फॉर्म बता सकते हो आप मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कहा भी था इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाना, पॉश। और फिर इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करें तो आज भी पेट्रियार्कियल सोसाइटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, पितृसत्तात्मक समाज हम लोग को देखने को मिलता है ना, आज भी वो चल रहा है काफी सारी जगहों पर। गांव क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता। शहरी क्षेत्रों में तो चलो ठीक है, फिर भी क्योंकि काम जो है वो करना है भाई, कमाना है, लाइवलीहुड है, तो उसके लिए ठीक है। और देखो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है गाइज आज की डेट में। अगर आप इकोनॉमिकली ताकतवर जो है वो नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पैसे से मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि अनपेड केयर वर्क को फॉर्मली काउंट करना चाहिए जीडीपी में? अनपेड फेयर वर्क पता है ना आपको, केयर वर्क, अनपेड केयर वर्क, जैसे घर में मम्मी होती हैं, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो पूरा हमारा ख्याल रखती है ना। हमारी घर में बहन होती है, खाना बनाती हैं, राइट, मतलब जो भी। अब देखो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा हूँ, तो आप बोलो कि अरे यार सर मेल्स नहीं बना सकते क्या, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं भाई, मेरे को अभी मेरी मम्मी आउट ऑफ टाउन गई हुई है, मैं सच बता रहा हूँ यार, मेरी इच्छा तो बड़ी होती है कि यार कुछ मसाले वसाले डालो, एकदम बेहतरीन कुछ बना दो एकदम, बट यार या तो मैं जला देता हूँ या इतना सड़ा बनाता हूँ कि मैं खुद नहीं बना खा पाता। पता नहीं कुछ है फीमेल्स के अंदर ये चीज रहती है, और कुछ मेल्स में भी होती है, ऐसा नहीं है। काफी सारे बहुत बढ़िया बढ़िया मेल्स हैं भाई, मेरे दोस्त हैं, इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, दाल बाटी एकदम मजा आ जाता है खा के। बट मेरे अंदर वो चीज नहीं है, और मैंने ज्यादातर देखा कि ज्यादातर मेल्स में वो होता नहीं है, कुछ भी भर देते हैं, कुछ भी बना दिया, खिचड़ी बना दी खा लो भाई। तो थोड़ा हम लोग पलीत टाइप के होते हैं पुरुष लोग।
महिला थोड़ा सा ध्यान रखती है कि हाँ स्वाद अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी मेरे घर पे कोई पार्टी चल रही है, मेरे घर की छत पे या फार्म हाउस पे पार्टी चल रही है, और मेरा मन किया कुछ बनाने का, भले ही मैंने कितना भी सड़ा बनाया, मैं खुद खा के मुंह में ऐसे मुंह बना रहा हूँ, बट जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कैसा है, बढ़िया है यार, खा लेंगे। और वहीं घर पे मम्मी ने अगर नमक ज्यादा डाल दिया हल्का सा, तो हम लोग चिल्लाते हैं, नमक इतना तेज कैसे हो गया, ऐसा क्या बेकार खाना बना दिया है।" तो ये हरकतें होती है हम लोग के अंदर, ये है पुरुष का कोई है हरकत। और महिलाओं में ये चीज अच्छी होती है, महिला जो है वो ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है, पुरुष लोग थोड़ा नहीं जानते हैं। वो सोचता है अरे हाँ जैसा है चलने दो यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी महिला सिस्टमैटिक होती है, ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है, अब मुझे नहीं पता बाकी होगा। बाकी मैंने पर्सनली जो ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अनपेड केयर वर्क है, मतलब यानी कि इतना जो देखभाल किया जा रहा है घर में महिलाओं के द्वारा, तो अब देखो आप बाहर से रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आपने रॉ मटेरियल रखा घर में, और आपको खाना जो है वो कुक्ड फूड जो है वो मिल रहा है, तो उसका पैसा तो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा जीडीपी में। क्या ये होना चाहिए? कमेंट करके बताओ आप, क्या आपका क्या विजन है कि क्या ये जीडीपी में ये चीज कंट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। फिर इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है यार, ये बड़ी सड़ी चीज मुझे है वो लगती है, डोमेस्टिक हरासमेंट। समझ रहे हो? ये बहुत बेकार लगता है मुझे, कि आप किसी महिला को जो है वो घर में मार पीट रहे हो, गाली गलौज जो है वो कर रहे हो। दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ महिला की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, उल्टा भी हो सकता है, ये महिला को भी नहीं करना चाहिए कि घर में पति आया तो उसके बाल जो है वो नोच लिए हैं, अगले दिन जा रहा है तो बीच से गंजा दिख रहा है वो, क्यों गंजे हो गए भाई? अरे कुछ नहीं यार, बाल झड़ गए। सच्चाई तो ये थी कि बीवी ने जो है पकड़ के ऐसा खींचा कि उखड़ गए उसके बाल। ऐसा भी होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। मारपीट मत करो यार, प्यार से रहो। जब शादी करी है तो प्यार से रहो। तुम पिटाई कर रहे हो आके उसकी, है बेचारा ऑलरेडी काम से जो है वो घर पे आया है, तुमने उठा के जूता मार दिया उसके सर पे, या उसने जूता गलत जगह पे रखा, बेचारे ने उतारा, गलती हो गई उससे, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही होता है कि कहीं पर भी मन किया उतार दिया अपन ने। अब तुमने शादी करी है, तुम घर पे आई और तुमने देखा अच्छा ये साला जूता जूते स्टैंड में क्यों नहीं रखा है, आके उठा के जूते से पिटाई कर दी। ये गलत है ना यार, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। नेक्स्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन। ये बड़ी भयानक चीज, और ये वाकई में ये चीज है लड़कियों में, ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा है। ये चीज ये नहीं करा करो यार, ये मतलब इमोशनली बिल्कुल ऐसा कर देंगी बिल्कुल, कि जैसे मेरे साथ होता था पहले, अब ठीक है वो तो समय की बात थी। तो साला गलती भले ही सामने वाले की है, बट वो कुछ ऐसा उनके अंदर ट्रिक्स होती है कि वो कुछ ऐसा कर देती हैं। ये लड़कियों के अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है भाई, कि उनकी कितनी भी गलती हो, सॉरी तो पुरुष को ही बोलना है, चाहे कुछ हो जाए। ये इमोशनल मैनिपुलेशन, ऐसा मत करो। तो ये सब इश्यूज हैं। और ये महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो पुरुष भी इमोशनली महिलाओं को जो है मैनिपुलेट करते हैं, कि मैं तो खराब ही आदमी हूँ, मैं सड़ा आदमी हूँ, है तुम तो बहुत अच्छी हो। अब वो बेचारी सोचती है कि हाँ यार उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, चलो कोई बात नहीं, आज तुमने पी लिए, कल से पी के मत आना। ठीक है यार, सॉरी यार, ऐसे करके सो गया वो, अगले दिन फिर पी के आ गया, मैं तो सड़ा आदमी हूँ। तो तभी तो पिटते हैं फिर आदमी, क्या बोले। चलो, तो ये था गाइस एक टॉपिक जिसमें हमने देखा कि महिलाएं क्या क्या चैलेंजेस भी फेस कर रही हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो टॉपिक थोड़ा सीरियस था, कॉमेडी जो बन गया। अब क्या करूं मैं, कॉमेडी बन गया तो सीरियस तो था, बट चीजें हैं इस टाइप की, तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो भी चीजें सही रखनी है। बट यहां पर इस टॉपिक के अंदर मेनली आपको बताऊं क्या जानना था, कि आज की डेट में वुमेन जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, डोमेस्टिक हरासमेंट का, ये चीज आपको समझनी है। पॉलिटिक्स के अंदर अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज समझनी। तो ये एक आर्टिकल था, और वुमेन को इकोनॉमिकली इंपावर करना है ना, आर्थिक तौर से सशक्त जो है वो बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव जैसे कि ही फॉर शी, इसमें मेन को इंक्लूड करो जेंडर जस्टिस प्रयास के लिए। ही फॉर शी इनिशिएटिव जो है वो थोड़ा सा लिख लेना, ही फॉर शी इनिशिएटिव। पॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, याद रखने के लिए ही फॉर शी इनिशिएटिव लिख लो ये। सिर्फ 30% कंपनीज पूरी तरह से पॉश एक्ट्स को कंप्लाई करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रेट आइडिया है, बट इसको और
इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है वो आवश्यकता है, और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। कास्ट, रीजन, क्लास को इंक्लूड करो। दलित महिला जो अलग अलग प्रकार के भेदभाव जो है वो फेस करती हैं, उनसे उनको बचाने पर फोकस करो। डिजिटली सशक्त जो है वो बनाओ। ये था गाइस पूरा ओवर टॉपिक। इसमें आपको 4 वेव्स जो फेमिनिज्म की थी, जो मैंने आपको बताई कि स्टार्टिंग जो है वोटिंग से हो रही है और आज की डेट में डिजिटल एक्टिविज्म हो गया है, तो वहां से वहां तक का सफर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस क्या महिलाएं फेस करती हैं वो मेंशन कर सकते हो। सोसाइटी के अंदर कितना डिवीजन आज भी है, यही तो पोलराइजेशन हमने डिस्कस किया। तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक भी यही है गाइस, पराली जलाने वाला टॉपिक, स्टबल बर्निंग वाला टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो एनवायरमेंट मुद्दा भी है और हर साल न्यूज में होता ही है, स्पेशली जब आप दिवाली वगैरह के आसपास देखोगे, तो ये मुद्दा जो है वो उससे पहले उसके बाद में लगातार नजर आता रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग नजरिए से इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, इस पराली जलाने वाले मुद्दे को अलग नजरिए से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब गाइस देखो, इस प्रॉब्लम की असली वजह क्या है? किसान की लापरवाही या सरकारी तंत्र की कमी? ये है मेन टॉपिक आज का। किसान की लापरवाही के कारण पराली जलाई जा रही है, या फिर हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें कुछ कमी है? तो आइए डिकोड करते हैं पूरे टॉपिक को गवर्नमेंटैलिटी के टर्म को ध्यान में रखते हुए। माइकल फोकाल्ट, माइकल फोकाल्ट का एक टर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, लिख लेना। माइकल फोकाल्ट, ये बंदा है, इसका एक टर्म है गवर्नमेंटैलिटी। क्या टर्म है? गवर्नमेंटैलिटी। गवर्नमेंटैलिटी, शासन व्यवस्था, ब्रैकेट ये आप तो लिख ही रहे हो यहां पर कि अवधारणा, ब्रैकेट में गवर्नमेंटैलिटी भी लिख लेना, गवर्नमेंटैलिटी। तो ये माइकल फोकॉल्ट ने जो है वो ये टर्म के बारे में बताया। आइए इसी को ही हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये कंसेप्ट गाइस बताता है कि स्टेट सिर्फ कंट्रोल नहीं करती, बल्कि लोगों को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए सिस्टम बनाती है। मतलब गवर्नमेंट का काम सिर्फ जनता को कंट्रोल नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें सेल्फ रेगुलेशन हो। समझ रहे हो? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब समझते हो? कि खुद से जो है वो चीजें चले, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी पावर के। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपकी कॉलोनी है ना? अभी से मैं अपनी बात करूं, मेरे घर के जस्ट सामने काफी सारे छोटे छोटे कुत्ते के जो बच्चे हैं वो जन्मे हैं, 7-8 बच्चे हैं। तो अब देखो क्या होता है, ये म्युनिसिपैलिटीज का काम है ना, कि स्ट्रीट डॉग्स को मैनेज करना, या तो उनको वहां से लेकर जाना, या ख्याल रखना। बट एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा क्या काम है कि अरे यार छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले हैं बेचारे, यार खाना पीना कैसे खाएंगे? तो हमारी कॉलोनी के सभी लोग, मतलब जो मेरी लाइन में रहते हैं, मैक्सिमम लोग उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं, दूध प्रोवाइड कराते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पर दूध देता हूँ। मेरी मम्मी जो है वो रेगुलर बेसिस पर, अभी मेरी मम्मी आउट ऑफ टाउन तो पूछती है मुझसे कि उनको दूध दिया कि नहीं दिया, सोचो। तो इज इट अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो सेल्फ रेगुलेट हो रहा है, अपने आप से चल रहा है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ रही? हाँ, यस, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो ये सेल्फ रेगुलेट हो गया। कोई अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा पेट है दौलत, तो उसके इंस्टाग्राम पर मैं वीडियोस है बनाता रहता हूँ। सेलिब्रिटी है भैया, बहुत बड़ा हो इंस्टाग्राम का तो उसके मैं वीडियो, उसके चैनल पे मैं वीडियोस जो है वो डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था क्योंकि हमारे घर के सामने एक बेवकूफ ने गाड़ी पार्क करी थी और उस कुत्ते को कुचल दिया। क्योंकि होता है यार, गाड़ी के नीचे इस गर्मी के समय पर छोटे मोटे डॉगीज जो है वो आ जाते हैं। तो आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने गाड़ी के नीचे देख लो, या स्टार्ट करके थोड़ी देर हॉर्न वॉर्न बजाओ, जिससे कि वो निकल जाए बेचारा, कोई भी डॉग हो तो कुछ लोग होते हैं गाड़ी स्टार्ट करके भगा दी एकदम, तो नीचे क्या है क्या नहीं उनको नहीं पता, तो वो सोचते हैं अरे हम, हमारी क्या गलती, हमें थोड़ा पता था। अरे तुम्हारी गलती है भाई, गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी के आसपास क्या है। ऐसा थोड़ा ना कि तुम किसी की जान ले लो और बोलो हमें क्या पता था। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब ये घटना घटी तो हमने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट करी कि भाई ऐसा करो। तो ये एक सेल्फ रेगुलेशन है कि नहीं, कि खुद ब खुद चीजें रेगुलेट हो रही, कोई गलत करेगा। अभी एक अंकल थे, कल कल की बात थी, उनने जो है वो गाड़ी से एक गाय को जो है वो पीछे, मतलब गाड़ी पार्क कर रहे थे और एक गाय आ गई थी, तो उन्होंने टच कर दी उस गाय में। तो जैसे ही वो अंकल उतरे तो मैंने उनको ऊपर से चिल्लाया, चिल्लाया तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा सर थोड़ा आराम से गाड़ी चलाइए, देखिए उस गाय माता को आपने हर्ट किया है।
तो कहाँ हर्ट हुई? मैंने कहा मैंने देखा है सर। तो बोलता अरे यार वो ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई। और फिर मैंने बोला मैंने सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉग्स भी हैं, अगर आप गाड़ी निकालें तो देख लीजिएगा कि छोटे पपी जो है वो आपकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो बोलता अरे यार वो ये तो 7 8 है, इनमें से बचते सिर्फ 2 3 ही है, बाकी तो मर ही जाते हैं। मतलब सोच रहे हो आप, एक बुजुर्ग अंकल, उनकी ये स्टेटमेंट्स थे। तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ उस आदमी के ऊपर। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा सर एटलीस्ट वी शुड टेक केयर अबाउट इट ना, कि हमसे तो कोई कैजुअलिटी ना हो, एटलीस्ट वी शुड टेक केयर अबाउट अवर सेल्फ। दिस इज सेल्फ रेगुलेशन थिंग, कि आप किसी की जिंदगी बचा रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति मिलकर, अब इस पे क्या कोई अथॉरिटी को काम कर रही है? नहीं, हम ही लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना। दिस इज द सिस्टम जो ये गवर्नमेंटेलिटी के अंदर समझाया गया है। अब आई थिंक कि आपको ये गवर्नमेंटेलिटी क्या है समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर में कुछ इसी तरह से दिखाई देता है ये पूरा सिस्टम। पॉलिसी जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनडायरेक्टली गाइड करती है फार्मर्स के बिहेवियर को। भाई हम लेकर आते हैं ना, जैसे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों? जिससे कि किसान वो पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाए और प्रोडक्शन करे, है ना, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स का। तो ये गाइड कर रही है फार्मर्स के बिहेवियर को। अब अगर आप स्टबल बर्निंग से रिलेटेड पनिशमेंट दे रहे हो, राइट, बट प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो मिसिंग है, तो क्या मतलब? भाई वही सेम चीज अगर आप एक गाड़ी भिजवाओ रेगुलर टाइम पर, गवर्नमेंट अगर रेगुलर टाइम पर कटाई होने के समय पर गाड़ी भिजवाए, या पंचायत में, हर एक पंचायत के अंदर जो है वो एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर वेयर हाउस पे आप जितनी पराली है लाकर रख दो और उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो किसान जलाएगा क्यों? किसान को आप मोटिव ही नहीं दे रहे हो, एक आपने सिस्टम ही नहीं बना रहे हो, और सिस्टम बना भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हर जगह पर। तो किसान को मोटिव तो दो कि वो कचरे को थोड़ा ना अपने घर में संभाल के रखेगा भाई, उसको कहीं ना कहीं तो उसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा ना। तो किसान को दे दो कि भाई ये उठवा लो, आप उठवाने के बाद जो भी उठवाई का भी पैसा होगा वो भी हम दे देंगे आपको, और जितनी कटाई हुई है उसका भी जो पैसा दे देंगे, क्योंकि ये यूज होगा किस चीज में? बायोडीजल बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में, इथेनॉल बनाने में। बोलो हाँ या ना? पढ़े हो ना, समझदार लोग आप, पढ़ रहे हो एनवायरमेंट के इस टॉपिक का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको गवर्नमेंटैलिटी का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप मुझे बताओ, अब इतना समझने के बाद, कि ये जो मुद्दा है स्टबल बर्निंग का, ये एक्चुअल में मुद्दा जो है वो किसान की लापरवाही का है, या फिर गवर्नमेंट का सिस्टम फेल हो रहा है उसका है? अब आप बताइए। तो पंजाब में पता है 85% धान ग्रो करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि एमएसपी राइस और वीट के लिए फिक्स होता है। क्यों धान जो है वो ग्रो कर किया जा रहा है? क्योंकि एमएसपी फिक्स है। पंजाब के अंदर देखिए, किसान के पास डाइवर्सिफिकेशन का इंसेंटिव ही नहीं है, तो किसान क्यों करेगा? तो भाई इसलिए एमएसपी के अंदर जो है वो और क्रॉप्स ऐड करो ना, तभी तो जाकर डाइवर्सिफिकेशन होगा, और क्रॉप्स उगाने का इंसेंटिव मिलेगा किसानों को। मात्र 15% किसान के पास मशीन है, जैसे कि हैप्पी सीडर, बायो डिकम्पोजर। बाकी क्या करें भाई? ऑप्शन ही नहीं है। तुम स्कीम तो लेकर आ गए हो कि भाई रेंट पे हम जो है वो दे देंगे आपको, बट क्या रेंट पे मिल रही है? नहीं मिल रही। इंप्लीमेंट करो ना चीजों को, इंप्लीमेंटेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस पराली सिर्फ 35% पॉपुलेशन का रीजन है। इंडस्ट्री जो दिल्ली के अंदर है ना, वो 280 टन पर डे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो रिलीज करती है, कंपेयर टू 120 टन पर डे फ्रॉम स्टबल। समझे? तो ये इशू है। तो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग प्रकार के एक्शंस भी जो है वो लेती है। ये देखो, ये वाली चीज तो मैंने आपको जो है वो बता दी। गवर्नमेंट के अलग अलग एक्शंस की अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज हमने जो है वो देख ली थी। हाँ, ये वाली चीज भी देख ली थी ना हमने, हाँ। अब इस पे आते हैं। तो फाइन लगता है 2.5 लाख रुपए तक, बट प्रैक्टिकल मशीन सिर्फ कुछ फार्मर्स को ही मिलती है। तो ये गड़बड़ है ना भाई। गवर्नमेंट पराली जलाने पर फाइन लगा रही है, बट मशीन दे नहीं रही है कि भाई उसको सही तरीके से कलेक्ट करो। गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बताती है, बट रियल में पॉलिसीज अर्बन और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन के लिए फेवर कर रही है ना। मिडिल मैन, यानी कि हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो एक व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट और किसान के बीच में जो है वो डील्स करवाता है, तो वो डोमिनेट कर जाता है। किसान 25,000 के प्रोडक्ट को 1900 में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो लॉस बचाने के लिए पराली जो है वो जलाते हैं। तो उसका कारण क्या है?
किसान कर्जे में चले जाते हैं। 60% किसान जो है वो कर्जे में है पंजाब के अंदर। इंसेंटिव मिलते हैं 100 रुपए पर क्विंटल, बट सिर्फ 20% किसानों तक ही वो इंसेंटिव पहुंचते हैं। तो करना यही है भाई, हरियाणा में 12 बायोमास प्लांट जो है वो लगाए गए, जिसमें 1.2 मिलियन टन पराली यूज होती है। तो ऐसा मॉडल आप बनाओ कि जिसमें बायोमास प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करो आप, जिससे कि फायदा मिले। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमएसपी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आओ और प्रोडक्ट को शामिल करो। ई नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाओ, जिससे कि डायरेक्टली किसानों के साथ कनेक्ट किया जा सके, है ना। एनजीओ और रिलीजियस ग्रुप्स को इन्वॉल्व करो। हरियाणा जीरो बजट फार्मिंग मॉडल ने 40% इनपुट कॉस्ट जो है वो कम कर दी है, पता है आपको। तो ये चीजें हैं। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब ये सेमीकंडक्टर और टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, ये उतना कुछ खास नहीं है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप जो है वो मुझे बताएंगे कि सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, और इस पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत हम सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं जो आप लिख सकते हो। यूएसए ने चाइना पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है, ये बात आपको पता है। जिसको नहीं पता लिख लेना, ये पहले करवा चुका हूं। लेकिन स्मार्टफोन फोन और कंप्यूटर्स को 20% में ही रखा है। क्यों? क्योंकि असली टारगेट है सेमीकंडक्टर्स, यानी कि माइक्रोचिप्स। समझ रहे हो आप? यूएसए बोल रहा है कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आएंगे उस पर 125% लूंगा मैं। बट नहीं नहीं भाई, कंप्यूटर और स्मार्टफोन पे के प्रोडक्ट्स पे नहीं लूंगा। क्यों? अरे इंटरेस्ट है भाई उसका। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ खास टॉपिक है नहीं। कंप्यूटर्स में लगने वाली चिप को जो है वो सेमीकंडक्टर जो है वो कहते हैं। कोविड-19 के बाद जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ गई थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। तो ये इनका प्रोडक्शन जो है वो हाई हो गया। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इनके नुकसान भी बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सब नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। स्पेस टूरिज्म का भी टॉपिक इसी के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये वाला टॉपिक। तो देखो यार, एक सेलिब्रिटी और ऑल वुमेन क्रू ने 11 मिनट स्पेस राइड ली वाया ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। ये वाला टॉपिक यहां पर आ रहा है ना। ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन उसका है ना, ये जेफ बेजोस का। कोई मुझे प्लीज कंफर्म कर सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर? ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस ने ही तैयार किया था ना मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर लिखा नहीं है शायद। तो टिकट पता है इसकी कितने की है? अगर आपको स्पेस में जाकर टूर करना है तो 4.5 लाख डॉलर, 4,50,000 डॉलर से टिकट स्टार्ट हो रही है। क्या मुझे रुपीस में कन्वर्ट करके कोई बता सकता है कि कितने करोड़ रुपए होंगे? 4.5 लाख US डॉलर। तो उतने की टिकट स्टार्ट हो रही है। तो स्पेस में टूरिज्म करना मतलब सोचो। तो क्या ये सिर्फ रिच लोगों का टूर बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। यही इससे रिलेटेड एक टॉपिक था। सेफ्टी इश्यूज 2022, वर्जिन गैलेक्टिक क्रैश एक एग्जांपल भी है। तो आजकल भाई डर भी लग रहा है ना कि स्पेस में आप जाओ वापस नीचे आओ तो क्रैश ना हो जाए, क्योंकि ये गैलेक्टिक क्रैश ऑलरेडी हो चुका है, वर्जिन गैलेक्टिक क्रैश, जिसने बहुत सालों के लिए पूरे मिशन को जो है वो रोक दिया था। 1.3 बिलियन US डॉलर इंडस्ट्री। क्या इस पैसे का बेटर यूज नहीं हो सकता? यानी कि आप इतना पैसा इस चीज में लगा रहे हो, उसकी जगह आज की डेट में तो और दुनिया में तमाम मुद्दे हैं, तो उस पर काम नहीं हो सकता क्या? तो बस उसी को लेकर बस ये आर्टिकल था, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। इंडिया और नॉर्वे का मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, प्लास्टिक को रोकने का। तो इससे रिलेटेड मुझे कुछ आर्टिकल्स जो है वो कवर अप करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला टॉपिक और क्वांटम सेफ साइबर सिक्योरिटी वाला एक टॉपिक है, ये दो टॉपिक्स हैं। तो वो मैं आपके कल जो है वो कवर अप कराऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखना है। कल एक एक्स्ट्रा क्लास होगी संडे को, थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है गाइस, शायद 2 घंटे की क्लास हो सकती है। तो आप सभी लोग जो है अटेंड करिएगा, और जितने मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनको ध्यान में रखिएगा। सर चेत्तुर शंकरन नायर, तो इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सर नायर, इन्होंने रिजाइन कर दिया था वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 1919 में, जलियनवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो मेंशन जो है वो कर देना ये वाली चीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो हुआ था 1897 में अमरावती में, वहां पर ये वो थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश को भी क्रिटिसाइज किया, और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी क्रिटिसाइज किया था। जीपीएस स्पूफिंग, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविलियन और डिफेंस सेक्टर दोनों को रहेगी अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री सर्विलांस। में लिख लेता हूं, जीपीएस स्पूफिंग का टॉपिक आपको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, इसमें डिटेल्स उतनी मेंशन नहीं है। जीपीएस स्पूफिंग, और यार ये वाली डायरी नहीं है आज मैं गाइस थोड़ा सा
मतलब जल्दबाजी में हूँ, मुझे कहीं पर निकलना है, मैंने जैसे आपको बताया था। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जीपीएस स्मूफिंग लिख देना यार, तो मैं बाद में उसको जो है वो नोट डाउन कर लूंगा। बस आप एक प्लीज बस एक कमेंट डाल देना, जीपीएस स्पूफिंग, है ना। तो मैं इससे रिलेटेड आपको आगे चल के एक अच्छा आर्टिकल कवर कराऊंगा। इंडिया मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस का ट्राई करना सॉल्व करने की। और चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।